नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी दीपेश। और भारतीय टीम श्रीलंका में है। इम्तिहान था कोच के तौर पर गौतम गंभीर का, कप्तान के तौर पर सूर्य कुमार यादव का। लेकिन अच्छी बात यह है, धमाकेदार बात यह है कि दोनों ही कप्तान और कोच के तौर पर पहले इम्तिहान में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। यानी सीधी खबर यह है कि 3 T20 मैचेस की जो सीरीज थी उस पर भारतीय टीम ने कब्जा कर लिया है। लगातार दूसरा मैच भी भारतीय टीम ने जीत लिया है और इस जीत के साथ ही श्रीलंका में T20 सीरीज में भारतीय टीम को जीत हासिल हुई है। दूसरे T20 में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। पहले दोनों ही मैच भारतीय टीम ने जीत लिए हैं। कल के मैच में बारिश ने थोड़ा सा खलल डाला। डकवर्थ लुईस नियम से फैसला हुआ इस मैच का और भारतीय टीम ने 9 गेंद रहते ही दूसरा मैच जीत लिया। तो दीपेश, हम लोग कह भी रहे थे यही बात और आपने तो कहा था कि मैं 17-20 कह रहा था, तो आपने कहा था नहीं 15-20 कहिए। और बहुत फर्क है श्रीलंका और भारतीय टीम के लेवल में। वो फर्क नतीजे में भी दिखाई दे रहा है। पहला मैच भी आपने बड़े कन्विंसिंग तरीके से जीता और दूसरा मैच भी आपने बहुत कन्विंसिंग तरीके से जीता। बिल्कुल सर, कन्विंसिंग तरीके से जीता, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा स्टार्ट हर बार श्रीलंकाई टीम को बड़ा सॉलिड मिला। बड़ा तेज उनके ओपनर्स ने शुरुआत दी और स्पेशली अगर बात की जाए पथुम निशंका के बारे में। लेकिन यही वो जो स्टैंडर्ड की बात होती है ना, एक बड़ी टीम में और एक उभरती हुई टीम में, यही थोड़ा सा फर्क होता है। स्टार्ट मिलता था, ओपनर्स और नंबर 3 के बल्लेबाजों ने अच्छा शुरुआत दिया, लेकिन उसको कंटिन्यू करना, उसको उसी पेस को बनाए रखना, वो काम होता है आपके मिडिल ऑर्डर का। और श्रीलंकाई टीम वहां कहीं ना कहीं विफल रही। सबसे मेन बात यही 7 ओवर में 7-7.5 ओवर में 81 रन चेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। क्योंकि अगर आप अपने पूरी टीम को अगर हम ऊपर से नीचे तक देखेंगे, यशस्वी जायसवाल है, पहले तो आप उनसे बचिए। ठीक है, थोड़ा बहुत आपने संजू सैमसन को पहली बॉल पे आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या हैं, नीचे कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं, ऋषभ पंत हैं, रियान पराग हैं। तो ये कहीं से कहीं तक भी ये टोटल इतना बड़ा तो था नहीं कि भारतीय टीम को रोक सके। 161 और 162 का टारगेट तो बड़ा छोटा नजर आ रहा था 20 ओवर में, लेकिन फिर भी एक चांस मिला था बारिश की वजह से श्रीलंकाई टीम को, जिसको पूरी तरीके से कैश इन किया भारतीय टीम ने। और यही सर जो आपने वो स्टैंडर्ड की बात करी, बिल्कुल साफ तौर पे नजर आ रहा है कि एक वर्ल्ड चैंपियन टीम में और एक फर्स्ट राउंड में बाहर होने वाली टीम में कितना बड़ा अंतर होता है। ये दोनों मैचों में बड़े अच्छे से समझ आ गया। जब 213-14 रन का टारगेट चेज कर रही थी श्रीलंकाई टीम, वहां भी एक बैट्समैन चला, दूसरा अगर कोई इक्का दुक्का भी 30-30 रन का साथ दे देते तो शायद वो मैच जीत जाते। लेकिन फिर यही बात आती है, वही प्रेशर को कौन बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करता है। श्रीलंकाई टीम अपने घर में खेलते हुए भी प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाई और भारतीय टीम ने बाहर जाकर भी बड़े आसानी से उन्हें हरा दिया। बिल्कुल दीपेश, और मुझे लगता है भले ही फॉर्मेट छोटा है 20 ओवर का, लेकिन जीतती वही टीम है जो बहुत ही बेसिक सी बात है, जो मतलब उस 20 ओवर में ज्यादा देर तक अच्छा खेलती है, जिसके परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि ओपनर्स अपना काम करके चले जाएं तो टीम जीत जाए, रेयरेस्ट हो सकता है ऐसा। लेकिन जब 20 ओवर के खेल में आप लगातार अच्छा खेलेंगे तब वो आपको जीत मिलेगी, जो जीत फिलहाल भारतीय टीम के खाते में आई है। क्या कहा कप्तान ने, आपको बताते हैं, क्योंकि बतौर कप्तान उनकी ये पहली सीरीज थी और जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने सीरीज से पहले इस विषय पर बात की थी कि हम किस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। यहां लक्ष्य छोटा था, लेकिन हम इसी तरह से खेलेंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए हमें लगा था कि 160 या 150 के आसपास का लक्ष्य ठीक रहेगा। हमने देखा कि यहां मैच थोड़े जटिल हो जाते हैं। बरसात ने हमारी मदद की, जिस तरह खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी की वो शानदार रहा। अगले मैच के प्लेइंग 11 को लेकर हम सोच कर फैसला लेंगे। किस्मत का साथ कई बार चाहिए होता है। बिल्कुल सही बात है, किस्मत का साथ तो चाहिए होता है और सूर्य कुमार यादव से बेहतर इस बात को कौन जानता है। और मुझे तो बार बार वो कैच याद आ जाता है तो फिर समझ में आ जाता है कि सूर्य का किस्मत कनेक्शन क्या है। बहरहाल एज अ कैप्टन और एज अ कोच लगातार ये बात हो रही थी कि भाई एक नया युग शुरू हो रहा है। T20 में भी आप एक हार्दिक पांड्या से आगे जाकर देख रहे हैं, 3 बड़े खिलाड़ियों के संन्यास से आगे जाकर देख रहे हैं, गौतम गंभीर की कोचिंग में एक नए एरा की बात हो रही थी। कुल मिलाजुलाकर एक अच्छी जीत के साथ जब शुरुआत होती है तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं सूर्या का भी बढ़ा होगा और गौतम गंभीर का भी बढ़ा होगा। बिल्कुल सर, और मैं खुद काफी खुश हूं। मतलब अपने गलत साबित होने पे मैंने कुछ फैसलों पर बहुत सवाल उठाए थे जी कि गौतम गंभीर ने इतना टीम में चेंजेस क्यों किए, रियान पराग शायद उतने डिजर्विंग नहीं थे इस टीम के लिए। बट अब जब उन्हें गेंदबाजी करते हुए मैंने देखा, कल 4 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की, 30 रन दिए एक फ्लैट ट्रैक पे और विकेट कोई नहीं मिला। लेकिन 7-7.25 की इकॉनमी से अगर आपको एक पार्ट टाइमर युवराज सिंह, सुरेश रैना के बाद से लगातार एक सवाल उठाया जा रहा था कि हमारी टीम के पास एक ऐसा बॉलर नहीं है, एक ऐसा बैट्समैन नहीं है जो थोड़े बहुत ओवर्स आपके लिए निकाल सके। शायद वो चीज रियान पराग में देखी गौतम गंभीर ने, जो शायद हम में से किसी ने नहीं देखी। और सवाल ही करना ज्यादा जायज समझा हमने, और ये आप देख सकते हैं आंकड़े भी इनके स्क्रीन पे। लेकिन उसके बावजूद भी गौतम गंभीर को चीज नजर आई, सूर्य कुमार यादव ने भी उस चीज में उनका साथ दिया, रियान पराग को बैक किया गया। अब रियान पराग 20-30 रन अगर बल्ले से देते हैं और उसके साथ अगर 1-2 विकेटें अपने 4 ओवर में दे देते हैं, जो क्रूशियल विकेट्स होते हैं कई बार जो पार्ट टाइमर्स को मिलती है, तो इससे बड़ी
लिया मैं तो नहीं कहूंगा कि फाइंड पिछले कुछ सालों में हमारे लिए है, क्योंकि हम बहुत सी चीजें हैं जिससे हमने पार पा लिया। नंबर 3 का हमारे पास 15 साल से एक सेटल बैट्समैन है, नंबर 4 पे हम श्रेयस अय्यर को ले आए वनडे फॉर्मेट में, लेकिन स्टिल एक चीज की जो कमी थी टीम में वो यही थी कि एक ऐसा बल्लेबाज जो आपको क्रूशियल 7-8 ओवर दे सके वनडे में और 4 ओवर दे सके टी20 क्रिकेट में। तो शायद वो चीज रियान पराग पे आके खत्म हो गई। कमेंट सेक्शन में एक आया भी असम बॉय रियान पराग करके इन्होंने कमेंट किया, बिल्कुल जी मैं खुद बहुत सेटिस्फाइड हूं उनकी परफॉर्मेंस से, जिस तरह का खेल उन्होंने दिखाया है। बल्ले से इक्का दुक्का कम चल जाएगा इतने बड़े बैटिंग लाइनअप में, लेकिन जिस तरह गेंदबाजी उन्होंने की, और स्पेशली सीधा सा इससे जो मतलब मेरा निकलता है वो यही है कि गौतम गंभीर कोचिंग स्टाइल में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फिट होते हुए नजर आ रहे हैं। जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे वो जस्टिफाइड हैं, जिन खिलाड़ियों को बाहर किया था या जिन खिलाड़ियों को मौका दिया था सभी अच्छा करके दिखा रहे हैं। तो फिर अब सवाल उठाना सर यहां से बनता भी नहीं है, मतलब जब तक रिजल्ट्स आ रहे हैं, जब तक चीजें जीत में बदल रही हैं, तब तक आप सवाल उठाते हुए मतलब ठीक भी नहीं लगते, मैं तो ये मानता हूं। बिल्कुल दीपेश, और ये विजन ही होता है, कप्तान का विजन कह लें या कोच का विजन कह लें, वो किसी खिलाड़ी के साथ कोच के तौर पे जब जुड़ते हैं, किसी टीम के साथ जब कोच के तौर पे जुड़ते हैं, तो वहां क्रिकेट सिखाने नहीं जा रहे होते, वो ये नहीं सिखा रहे होते हैं कि अब आपने वी में खेलना है अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, या आपने अननेसेसरली रिस्क नहीं लेना है। ये सब चीजें तो खिलाड़ी लगातार देख कर आ रहे हैं, ये सारे खिलाड़ी लगातार खेल के आ रहे हैं। वो जो आपने बात कही ना कि एक्सपेरिमेंट करना, विजन तलाशना, वो सोचना, वही सारा काम जो है कोच का होता भी है। और निश्चित तौर पर उस भूमिका में गौतम गंभीर, अभी तो खैर बहुत शुरुआत ही है, सैंपल साइज बहुत छोटा है, लेकिन निश्चिट तौर पर आगे भी वो इसमें भारतीय टीम को आगे लेकर जाएंगे। यही सबकी चाहत भी है, यही सबकी ख्वाहिश भी है। चलिए बताते हैं मैच किस तरह से चला। श्रीलंका ने 9 विकेट पे 161 रन बनाए थे। मैंने बताया था शुरू में आपको कि बारिश ने बड़ी खलल डाली। मैच कुछ इस तरह चला कि श्रीलंका ने 9 विकेट पर 161 रन बनाए। कुशल परेरा ने 34 गेंद पर 53 रन बनाए थे, जिसका जिक्र अभी दीपेश कर भी रहे थे कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। बारिश की वजह से भारत को रिवाइज्ड लक्ष्य मिला और भारत को 8 ओवर में 78 रन बनाने थे। भारत ने 6.3 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया, यानी 9 गेंद पहले ही भारतीय टीम ये मैच जीत चुकी थी। कहीं ना कहीं दीपेश आप ये कहेंगे कि ये जो आईपीएल, हम वैसे तो जब मतलब दोनों ही चीजें हैं, अगर आईपीएल के तुरंत बाद कोई टेस्ट सीरीज में प्लेयर्स जल्दी जल्दी आउट हो जाए तो बड़ी नाराजगी भी होती है, लगता है यार ये हर कोई टेस्ट मैच में भी वैसे ही फैंसी शॉट मार के आउट हो रहा है। लेकिन जब टी20 फॉर्मेट में आप खेल रहे हैं और वहां पर 8 ओवर में 78 रन हो, तो बहुत मुश्किल लगता नहीं है, लगता है यार ये तो हम आईपीएल में लगातार करते आ रहे हैं। उस लिहाज से अगर देखें तो सूर्या भी कही रहे हैं कि बारिश ने हमारी मदद की। बिल्कुल सर, 11-11 ओवर में 171 रन बन जा रहे थे, वहां तो कुछ भी हो रहा था। और जो आपने ये बात की कि आईपीएल के तुरंत बाद कोई टेस्ट सीरीज आ जाती है, तो हमने सबसे बड़ी जो चीज खोई है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था, तुरंत बाद आ गया था। लेकिन अब कमिंग बैक टू द मैच, यहाँ भाई कुछ भी नहीं है। 8 ओवर में 78 रन इतनी बड़ी टीम के लिए, जिसमें इतने बड़े बड़े फायर प्लेयर भरे हुए हैं। कल बल्लेबाजी में भी आपने चेंज देखा, 3 नंबर पर कल ऋषभ पंत नहीं आए, उनकी जगह सूर्य कुमार यादव ऊपर बैटिंग करने आए। इसके अलावा आप देखेंगे ओपनिंग में कल संजू सैमसन को उतारा गया, अनफॉर्चुनेटली वो खिलाड़ी फेल रहा, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। शुभमन गिल के बाहर होने के बाद एक मौका दिया गया संजू सैमसन को। 3 नंबर पर जब देखा गया कि ऋषभ पंत का टेम्परामेंट उतना तेज नहीं होता 7-8 ओवर में तेज बल्लेबाजी करने के लिए, तो भेज दिया गया सूर्य कुमार यादव को। इसके अलावा हार्दिक पांड्या को आपने ऊपर खेलते हुए देखा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि कितना मेंटली और प्रैक्टिकली ये प्लेयर्स हैं जो प्रिपेयर्ड हैं। बहुत लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लंबे समय से खेलते हुए आ रहे हैं। और फिर जैसा सर ने बताया, 8 ओवर में 78-79 रन, भाई क्या 78-79 रन क्या ही होते हैं, इनके लिए तो कुछ नहीं है। और इसीलिए शायद ये जो टारगेट है 6.1 ओवरों में 6.3 ओवरों में भारतीय टीम ने खत्म भी कर दिया, जो कि सिंपल लगा। मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं कि बहुत ज्यादा उनके सामने कोई खेल रहा है। सेम अगर आप गेंदबाजी में सर देखने जाएंगे, अच्छे खासे स्कोर की ओर बढ़ रही थी श्रीलंकाई टीम जब तक असलंका या कमिंदु मेंडिस खेल रहे थे, लेकिन बीच में लगातार 2 बॉलों पे शनाका और फिर उसके बाद वनिंदु हसरंगा को आउट किया रवि बिश्नोई ने। मिडिल ऑर्डर पूरा बिखर गया और जो स्कोर जाना चाहिए था 200 या 210-12 तक, वो 161 पे ही टीम इनकी बिखर गई। ऐसा ही हुआ था कुछ पहले टी20 में, आराम से बड़े आराम से 200 सवा 200 के ऊपर ये स्कोर को चेज करने जा रहे थे, लेकिन 170 पे ऑल आउट हो गए। तो इसके लिए गेंदबाजों को भी और बल्लेबाजों को भी पूरा क्रेडिट दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमने पूरा आईपीएल, पूरा का पूरा इन्हीं खिलाड़ियों ने आईपीएल, चाहे बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो, फ्लैट ट्रैक पे खेला है। तो ये जानते हैं कहां पिटाई पड़ सकती है और ये भी जानते हैं कि कहां किस गेंदबाज को कितना टारगेट करना है। बिल्कुल। और वैसे तो हमने बातचीत अभी की तो उससे अंदाजा लग ही गया, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं आपको कि भारतीय बल्लेबाजी जो है वो किस तरह रही और किस तरह से भारतीय टीम ने इस लक्ष्य को आसान बना लिया कह लें, और आसानी से जीत भी हासिल कर ली। शुरुआत उस तरह से अच्छी नहीं रही थी, जो अभी दीपेश कह रहे थे, संजू सैमसन अनलकी थे, 0 पर आउट हो गए, बगैर खाता खोले आउट हो गए। लेकिन उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 15 गेंद पर 30 रन बनाए, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 12 गेंद पर 26 रन बनाए, हार्दिक पांड्या ने भी ताबड़तोड़ पारी खेली, 9 गेंद पर 22 रन बनाए। और इस तरह से कहा जाए कि जो एक
रिवाइज टारगेट में जिस तरह का अप्रोच होना चाहिए कि आप बाद के ओवरों के लिए ना छोड़ें उस लक्ष्य को, और हमेशा ये दिमाग में रखें कि भाई अगर फिर से बारिश हो जाती है तो क्या होगा। ये जो गणित होती है, ये जो गुणा होता है, ये बहुत जरूरी होता है। और डकवर्थ लुईस तो लगा हो अगर दीपेश, तो आपके जहन में हमेशा ये चल रहा होता है कि एट पार स्कोर से आप आगे ही रहें। ये बल्लेबाजी का जो पैटर्न है भारतीय टीम का, ये लगातार यही दिखा रहा है कि जहन में ये बात थी कि अगर मान लेते हैं एक विकेट गिर गया तो क्या होगा, या फिर से बारिश हो गई तो क्या होगा। सब कुछ देखकर ही खिलाड़ियों ने एग्जीक्यूट किया अपने प्लान को, और उसी का नतीजा है कि 9 गेंद पहले टीम जीती। बिल्कुल सर, और इसका एग्जीक्यूशन का जो मतलब मेन आप प्लानिंग का जो सवाल पूछ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि 3 नंबर पर ऋषभ पंत को आना था, लेकिन आप जानते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं है, और जब ओवर आपके पास बल्लेबाजी के लिए 8 ही है तो आपने सूर्य कुमार यादव को ऊपर भेज दिया। फिर उसके बाद आप सभी बल्लेबाजों के साथ स्ट्राइक रेट देखिए जिन्होंने रन बनाए हैं। 200 का स्ट्राइक रेट है यशस्वी जायसवाल का, 216 का स्ट्राइक रेट है कप्तान सूर्य कुमार यादव का, और 244 का स्ट्राइक रेट है हार्दिक पांड्या का, जिन्होंने 9 गेंदों पे 22 रन बना दिए। तो इससे एक चीज बिल्कुल कंफर्म है, जो सवाल अभी आपने पूछा कि वो प्लानिंग, वो एग्जीक्यूशन, प्लानिंग भी थी, उसको एग्जीक्यूट भी किया, और किस तरीके से किया कि एक भी बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 200 के नीचे नहीं है, जबकि आराम से काम हो जाता 150-160 के में। लेकिन फिर वही बात है, अगर बारिश दोबारा आ जाती तो शायद ऐसा हो सकता था कि टारगेट थोड़ा और रिवाइज हो जाता, या फिर आप थोड़ा मुश्किल में पड़ जाते, क्योंकि आपने एक विकेट पहली गेंद पे खो दी थी संजू सैमसन की दूसरे ओवर की। तो ये थोड़ी इन चीजों को देखते हुए, सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए एक वर्ल्ड चैंपियन टीम की तरह टीम खेली है। भले ही बहुत से खिलाड़ी उस वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब आपके पीछे जो वो टैग जुड़ चुका है, उसको बार बार आपको जस्टिफाई करना होगा, और बार बार भारतीय टीम जस्टिफाई कर रही है सर। 15-16 मैच लगातार एक ही साल में जीत लेने, एक फॉर्मेट को इस लेवल, इस तरीके से डोमिनेट करना। सिर्फ एक मैच हारी हमारी टीम, वो है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, जो हम पहला T20 हारे थे, वरना कुछ नहीं हारा हमने पूरे साल में। तो ये डोमिनेशन दिखाता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे लकी मानता हूँ सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर को भी, कि उन्होंने जो बागडोर है वो उस समय संभाली जब टीम एकदम अपने पीक पे है, सब कुछ चीजें सेटल है, आपको कोई बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है नहीं। प्लेयर्स आपके पास अच्छे खासे खेलने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पाकिस्तान की एक अनसेटल टीम उठा के दे दी कि भाई अब इसको ठीक करके दिखाओ। तो ये चीज थोड़ा गौतम गंभीर यहाँ पे थोड़े से लकी रहे हैं। बिल्कुल, और इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि उनके सामने ये चुनौती भी रहेगी, उनसे एक्सपेक्टेशन रहेगी। जब आप किसी को पीक पर कोई टीम हो और वो टीम सौंपते हैं, तो फिर आप हमेशा इस बात की उम्मीद करते हैं कि जीत ही मिले। तो वो एक कहीं ना कहीं वो भी रहेगा। चलिए स्ट्राइक रेट की भी बात कर रहे थे, ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी देते हैं कि कैसे भारत के 3 बल्लेबाजों ने 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन किए, और 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से जब रन बनते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है ये हम जानते हैं। 3 बल्लेबाजों ने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। यशस्वी जायसवाल ने 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, सूर्या ने 216.66 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट 244.44 का रहा, और इस तरह सिर्फ 39 गेंदों में यानी 39 बॉल्स पर भारत ने 81 रन बनाए और इस मैच में जीत हासिल कर ली। ये बड़े फैंसी आंकड़े, और फैंसी आंकड़े इसलिए भी हैं क्योंकि सब कुछ जो है वो इतनी जल्दी जल्दी घटता है कि आपको पता ही नहीं चलता और मैच का नतीजा आपके सामने होता है। लेकिन फिर यही T20 की खूबी भी है, और इसीलिए ये फॉर्मेट इतना लोकप्रिय होता जा रहा है लगातार। अच्छी बात यह भी है कि इस लोकप्रिय होते फॉर्मेट में भारतीय टीम, जिसका जिक्र अभी दीपेश कर भी रहे थे, कि भारतीय टीम अच्छा कर रही है, लगातार अच्छा कर रही है, और जिस वक्त ये टीम मिली है गौतम गंभीर को और सूर्य कुमार यादव को, उस वक्त टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार चल रहा है। चलिए बॉलिंग की बात कर लेते हैं। एक ऐसा मैच जिसमें 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से रन्स बने, उसमें मैन ऑफ द मैच किसको मिला? एक बॉलर को मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रवि बिश्नोई जो है वो लेकर गए मैन ऑफ द मैच, और क्यों? क्योंकि 4 ओवर में 26 रन देकर उन्होंने 3 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने भी किफायती गेंदबाजी की, उन्होंने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह ने 3 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट लिए। कुल मिलाजुलाकर दीपेश आप कह सकते हैं कि T20 फॉर्मेट में जिस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए, जिस तरह के डिसिप्लिन दिखाया जाना चाहिए, वैसा डिसिप्लिन गेंदबाजों ने भी दिखाया, स्पेशली रवि बिश्नोई ने। बिल्कुल सर, और रवि बिश्नोई का ही सबसे बड़ा कल पार्ट था, जो जिस तरीके से श्रीलंकाई टीम ने हिटिंग शुरू की थी स्टार्टिंग में, चाहे बात पथुम निशंका की हो या कुशल परेरा की हो, एकदम ऐसा लग रहा था 6 ओवर में उन्होंने भी आराम से 70-75 रन बना लिए थे। एक अच्छे स्कोर पे श्रीलंकाई टीम जा रही थी, लेकिन फिर वहां से रोकना बहुत जरूरी था, और वो रोकने का काम किया अक्षर पटेल ने, और बीच में फिर आपके रवि बिश्नोई। खैर वो तो धीरे धीरे करके इस गेंदबाज ने तो अपने आप को इस तरह सेटल कर लिया है टीम में। हम बार बार एक बात कहते हैं कि T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज है युजवेंद्र चहल। अगर आप उनको रिप्लेस करके टीम में अपनी जगह बना ले रहे हैं और आपको प्रेफरेंस दी जा रही है मैचेस में उनसे ज्यादा, तो फिर आप में कुछ कमाल की बात है। आप कुछ वैसे टर्म्स लेके आते हैं टीम में, कुछ वैसा स्किल सेट आपके पास है कि आप इतने बड़े गेंदबाज को रिप्लेस कर दे रहे हैं जिसने अपना आधे से ज्यादा करियर बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजारा हो। तो ये कहीं ना कहीं चीजें रवि बिश्नोई के फेवर में जाती हुई मैं इनको बहुत लंबा खेलते हुए देख रहा हूं सर, क्योंकि विकेट टेकिंग एबिलिटी तो है ही,
विकेट टेकिंग एबिलिटी के साथ साथ इनमें रन बचाने की बड़ी अच्छी क्षमता है। ठीक है, युजवेंद्र चहल बहुत विकेट लेते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप कई बार उनको देखोगे 4 ओवर में 45 रन देके 3 विकेट, 4 ओवर में 40 रन देके 2 विकेट। तो यहां सीन एकदम उल्टा है। रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में सिर्फ दिए 26 रन, एक फ्लैट ट्रैक पे, जिसमें भारतीय टीम ने 6.5 ओवर में 80-81 रन लगा दिए। तो ये चीजें थोड़ी सी उनके फेवर में जाती हुई, और शायद यही बात है कि सिलेक्टर्स भी, मैनेजमेंट भी ज्यादा उनको कंसीडर कर रहा है युजवेंद्र चहल से ज्यादा। और बाकी गेंदबाजों का तो खैर क्या ही कहना, अक्षर पटेल तो भाई वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा थे, तो कॉन्फिडेंस किस पीक पे होगा उनकी तो खैर बात करनी ही बेकार है। तीसरा अर्शदीप सिंह, एक लेजेंड भाई बनने की रेस में एकदम जा चुके हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट, वहां बहुत शानदार परफॉर्मेंस इनका रहा है। बुमराह के साथ लगातार लीड करते हैं, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपने इतने छोटे से करियर में, जहां बहुत ज्यादा आपके पास करियर नहीं है, लेकिन आप मोहम्मद सिराज से ऊपर कंसीडर किए जाते हैं T20 फॉर्मेट में। तो ये सर हमारी गेंदबाजी लाइनअप था। अब हमारे पास अच्छे खासे ऑप्शन हैं, हर एक फॉर्मेट के लिए हमारे पास इतना गेंदबाज है भर के। एक समय बात होती कि भारतीय टीम सिर्फ बल्लेबाजों के दम पे खेल सकती है, एक आध गेंदबाज है, या तो जहीर खान, बहुत ज्यादा जावगल श्रीनाथ। सर आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा इस चीज को, क्योंकि आपने वो टाइम देखा है किस तरीके से टीम बनी है हमारी, कहां हम गेंदबाजों को इतना प्रेफरेंस देते भी नहीं थे। यही था कि भाई ऊपर सचिन तेंदुलकर रन बनाते, वीरेंद्र सहवाग करते हैं, सौरव गांगुली काम करते हैं, तो गेंदबाज थोड़ा बहुत नीचे आके कर लेंगे। लेकिन आज की डेट में गेंदबाजों ने हमें कितने मैच जिताए होंगे, चाहे वर्ल्ड कप 2023 की आप बात कर लीजिए, वहां मोहम्मद शमी किस लेवल का डोमिनेशन, और फिर वर्ल्ड कप 2024 जो अभी हम जीत के आए हैं, उसमें तो खैर पूरा मैच, जो पूरा फाइनल मैच था वो गेंदबाजों का ही था। बिल्कुल। और ये सारा बदलाव दीपेश अगर आप देखें ना, तो मोटे तौर पे पिछले 1 दशक 1.5 दशक का ही है। जहीर खान से मुझे लगता है ये एक परंपरा शुरू हुई, जहां पर जहीर खान को गेंदबाजी यूनिट दी गई धोनी के द्वारा, और कहा गया कि आप इस यूनिट के मुखिया हैं, आप इस यूनिट के कैप्टन हैं। और वहां से, और उसके बाद फिर सिलेक्शन कमेटी का जो रोल रहता है, वो सिलेक्शन कमेटी का रोल, फिर एनसीए का रोल, फिर कोचेस का रोल। कुल मिला जुला के इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अब पहले हम सिर्फ और सिर्फ अपने बल्लेबाजों की तरफ निगाहें उठाते थे कि भैया आप ही जिता सकते हो, आप ही जिता दो हमें। अब ऐसा नहीं है, अब आपको कई क्रूशियल मैचेस जो है वो भारतीय टीम के गेंदबाज जिताकर देते हैं, जहां बल्लेबाज भी नहीं चलते वहां भी गेंदबाज अपनी एडिशनल जिम्मेदारी निभाते हैं। रवि बिश्नोई पर एक बात और दीपेश, सिर्फ 23 साल के हैं अभी। बहुत लंबा समय खेलने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा समय, आराम से 10-15 साल खेल सकते हैं। एक स्पिनर को फास्ट बॉलर लेवल की फिटनेस नहीं चाहिए होती है, हल्के से वजन में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यशस्वी जायसवाल के साथ अंडर-19 टीम का हिस्सा थे, जो रनर्स अप रही थी 2020 में। करियर बहुत अच्छा है और अच्छा खासा क्रिकेट खेल के आए हैं। आईपीएल में भी किस लेवल की प्रेफरेंस दी जाती है हम देखते हैं सर। लखनऊ सुपर जायंट्स लगातार बैक करती है, रिटर्न करती है, और ऑक्शन से पहले उनको अपने साथ रखती है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखाती है। और खैर गेंदबाज के बारे में तो क्या ही बात करनी, वही मैं बार बार अपने शब्द रिपीट करूंगा कि विकेट टेकिंग एबिलिटी एक दूसरी चीज़ होती है, लेकिन आपके पास ऐसा स्किल सेट होना कि आप विकेट टेकिंग एबिलिटी के साथ साथ रन भी रोक लें, तो आप एक कामयाब स्पिनर हैं। और शायद रवि बिश्नोई में वो बात है। बहुत छोटे से करियर में आप बहुत कम ही इनके ऐसे मैच निकाल पाएंगे सर जहां इन्होंने विकेटें नहीं ली होंगी। सेम है अर्शदीप सिंह के साथ, बहुत कम ऐसे मैच हैं इन दोनों तीनों खिलाड़ियों में जहां इन्होंने विकेटें नहीं ली होंगी, लगातार विकेट लेते हैं। और एक फॉर्मेट में आप अगर अपने आप को इस कदर सेटल कर लेते हैं कि भाई हाँ मेरे से ऊपर किसी की बात नहीं होगी, चाहे वो इंडिया का सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज ही क्यों ना हो, तो ये बहुत अच्छी बात है सर अपने आप में। अगर आने वाले समय में, जैसे अभी हमने T20 वर्ल्ड कप जीता और कुलदीप यादव को हम अगले कुछ साल तक दो फॉर्मेट पे ज्यादा रखते हैं, वनडे में शायद गौतम गंभीर आए, टेस्ट में भी ट्राई कर लें, क्योंकि टेस्ट में भी बहुत इंप्रेसिव प्रदर्शन रहा है कुलदीप यादव का, जितना भी मौका उनको मिला है। तो उस लेवल को देखते हुए एक फॉर्मेट अब रवि बिश्नोई को सौंपा जा सकता है, वो है T20 क्रिकेट। वहां लगातार अच्छा कर रहे हैं, भरोसा अब उन पर जताया जा सकता है। बिल्कुल, और वो इसके लिए तैयार भी हैं। उनकी परफॉर्मेंस से, उनके कॉन्फिडेंस से, मैदान में जो उनका कंडक्ट है, जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज रहता है, वो ये दिखाता है कि वो इस रोल के लिए जिसका जिक्र दीपेश अभी कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह से तैयार हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। चलिए अब आगे क्या होना है इस सीरीज में, जरा ये भी आपको बता देते हैं। सीरीज का जो तीसरा मैच है वो खेला जाएगा मंगलवार को। जाहिर सी बात है भारतीय टीम व्हाइट वॉश के इरादे से उतरेगी। भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, इसका इशारा सूर्य कुमार यादव ने अपनी बात में भी कहा था कि हम बैठकर सोचेंगे अभी कि तीसरे मैच में क्या किसी बदलाव की जरूरत है। T20 सीरीज के बाद 3 वनडे मैचेस की सीरीज है, और दीपेश एकदम खुश हो जाते हैं जब उनको याद आ जाता है कि इस 3 वनडे मैच की सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी टीम के साथ जुड़ जाएंगे। थोड़ा सा इनको और ज्यादा मजा आता है, मैच में रोमांच इनका थोड़ा बढ़ जाता है। बहरहाल 2 चीजें छोटी छोटी दीपेश, एक तो यही कि भाई कोशिश तो यही होगी कि क्यों ना हम 3-0 से जीते। जो फर्क है, जो आप लगातार कह भी रहे थे कि श्रीलंका और भारत के स्टैंडर्ड में फर्क है, वो फर्क तभी दिखाई देगा जब आप 3-0 से जीते, और उसके तुरंत बाद ओडीआई सीरीज जिसमें आएंगे रोहित और विराट। तो कुल मिलाजुला के अगले आने वाले अभी
कुछ और दिन जो है वो जितने एक्शन भरे उतने ही आपको खुशी देने वाले भी हैं। बिल्कुल सर, और किसी भी टीम को ना घर में हराने से ज्यादा मजा दूसरी किसी चीज में नहीं है। और अगर आपको पूरी तरीके से अपना डोमिनेशन सिद्ध करना है कि हाँ गौतम गंभीर आए हैं, सूर्य कुमार यादव टीम के नए कैप्टन बने हैं, एक अच्छी टीम बनाई है, एक अच्छी कंप्लीट स्क्वाड है, जो चेंजेस किए गए थे या जो एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से जस्टिफाइड है, तो 3-0 तो मांगते हैं यहाँ पे, सीधी सी बात है। डोमिनेशन आपका तभी दिखेगा क्योंकि 3 मैचों की सीरीज में 2-1 सुनने में अच्छा नहीं लगता, और फिर वो भी आप एक ऐसी टीम जिसने पूरे साल में सिर्फ एक T20 मैच गवाया हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप एक भी मैच गवाए बिना पूरी टीम आपकी जीत जाती है, तो फिर 3-0 की सीरीज जीत तो कम से कम चाहिए। और फिर बातें वनडे सीरीज पे, सर ने कहा कि जब भी उन 2 खिलाड़ियों की बात आती है तो भाई मैं बड़ा खुश हो जाता हूं। हर एक जनरेशन के कुछ ना कुछ हीरोज होते हैं, और मेरी जनरेशन के शायद वही है रोहित शर्मा और विराट कोहली। अब पता नहीं सर कितने साल और खेलते हुए देखेंगे, 2-3 साल, तो जितने मैचेस ऑल थैंक्स टू गौतम गंभीर रेस्ट पे थे वापस बुला लिया खेलने के लिए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। दोनों चैंपियन वापस आ रहे हैं उस फाइनल के बाद जो बारबाडोस में खेला गया था, पहली बार मैदान पे नजर आएंगे, तो एक्साइटेड तो सर मैं हूं बिल्कुल। अब मैं गेम भी देखना चाहूंगा कि आईसीसी टूर्नामेंट जीतने के बाद रोहित शर्मा किस रंग में दिखते हैं। बिल्कुल, वो जो एक कसक थी, उस कसक के दूर होने के बाद और एक वर्ल्ड चैंपियन के टैग के साथ जब ये दोनों खिलाड़ी उतरेंगे तब किस तरह का खेल दिखाई देता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और मुझे तो लगता है दीपेश, भले ही ये फॉर्मेट 2020 का हो, लेकिन अब आप जितने भी लिमिटेड ओवर्स के मैच खेलेंगे ना, उन सारे मैचेस को आप काउंट करिए चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के तौर पर, क्योंकि आपको अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, और ना सिर्फ खेलनी है बल्कि अभी से गौतम गंभीर के वो रडार में है कि उस अब ये जो आईसीसी ट्रॉफी आने का सिलसिला शुरू हुआ है, जो वर्ल्ड क्रिकेट में हमने एक फॉर्मेट में अपना डोमिनेंस दिखाया है, उसको और ज्यादा दिखाना है। तो हर मैच अब आपके लिए एक तरीके से मिशन चैंपियंस ट्रॉफी का ड्रेस रिहर्सल कर लीजिए। बिल्कुल, मिशन चैंपियंस ट्रॉफी का ड्रेस रिहर्सल, और मैच सिर्फ आपके पास 6 हैं। सबसे बड़ी बात ये, आपके पास तैयारियों के लिए ज्यादा समय नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको उन्हीं पुरानी तैयारियों को ज्यादा बैक करना होगा। इस बीच 6 इन मैचों में कुछ ना कुछ ट्राई करने होंगे। जैसा कि मैं सीधी सी बात एक कह रहा हूं कि हमारे पास रियान पराग नाम का भी एक ऑप्शन है जो आपको बल्लेबाजी के साथ साथ कुछ प्रोडक्टिव ओवर्स दे सकता है, जिसकी कमी पिछले बहुत सालों से थी, स्पेशली वनडे फॉर्मेट में। 50 ओवर का पूरा क्रिकेट आप सिर्फ 4-5 गेंदबाजों पर नहीं खेल सकते। कई बार आपको कुछ ऐसे ओवर्स चाहिए होते हैं जो इतने सालों से हमारे लिए युवराज सिंह और सुरेश रैना ने किया, और शायद यही फर्क रहा था 2011 की वर्ल्ड कप टीम में और फिर बाद की जो जितनी भी टीम आई है, जितने भी वर्ल्ड कप हमने खेले। और यहां भी सर एक कमेंट भी आया है, इसका जवाब आप ही दीजिए। सवाल तो नहीं है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात इन्होंने कही है कि इंडिया को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से खेलना चाहिए, दूसरी कोई टीम टक्कर में ही नहीं है इंडिया के, टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। देखिए, बात से तो मैं सहमत हूं कि हाँ, टक्कर में इस वक्त है नहीं टीमें, लेकिन अगर अब बाकी टीमों से नहीं खेलेंगे तो फिर क्रिकेट का प्रचार प्रसार कैसे होगा भाई। और क्रिकेट को फैलाना भी हमारी जिम्मेदारी है। बीसीसीआई सबसे ताकतवर बोर्ड इसीलिए नहीं है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि इस खेल का जो विस्तार होना है, आप देखिए T20 वर्ल्ड कप जब हुआ कि साहब यूएसए में कराएंगे, तो शुरुआत के मैचेस में पिचेस को लेकर बहुत कम रन बन रहे थे, लेकिन कोई ऐसी शिकायत नहीं हुई, कोई ऐसा ना नुकुर नहीं किया खिलाड़ियों ने। अब बड़ा भाई जैसा होता है ना, तो वैसे ही भारतीय क्रिकेट टीम है विश्व क्रिकेट के लिए बड़े भाई के रोल में है, और इसलिए भी जरूरी है कि आप दूसरी टीमों से भी खेलें, अपेक्षाकृत कमजोर टीमों से भी खेलें, क्योंकि एक तो जहां आप खेलते हैं उससे उनके बोर्ड को पैसा मिलता है, वहां क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर होता है, और दूसरा आपकी भी तैयारी होती रहती है। तो ये मैं जरूर सहमत हूं कि मजा अब आज की तारीख में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही खेलने में ज्यादा आता है, देखने में ज्यादा आता है, लेकिन बाकी टीमों के साथ खेलना भी जरूरी है। चलिए, इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही, लेकिन आपसे गुजारिश यही है कि आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो प्यार आप हमें दे रहे हैं उसमें और इजाफा कीजिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी बताइए कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है। हाँ, अगर आपका कोई सुझाव हो, जैसे कोई सवाल था हमारे दर्शक का, जरूर दीजिए, अपने सुझाव दीजिए, अपने सवाल पूछिए, हम उन्हें शो पर जरूर शामिल करेंगे। बहरहाल, इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।